यार देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज का पार्ट 2। एटॉमिक फिजिक्स की हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, इसमें हमने जो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो बोर मॉडल है उसको डिस्कस किया था। उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए थे। जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल, एक्चुअल में जो बोर मॉडल दिया गया था वो अपने आप में कंप्लीट मॉडल नहीं था। जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास में स्पेक्ट्रम मिला था हाइड्रोजन एटम का, और जो बोर ने स्पेक्ट्रम दिया था, दोनों में काफ़ी फ़र्क था। तो अलग अलग लोगों ने काफ़ी ट्राई किया इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सोमरफील्ड भी उनमें से एक थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस वजह से ये जो टॉपिक है सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल, ये टॉपिक नेट के पर्पज से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से नेट के लिए क्वेश्चन बने। इवन गेट में भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। बाय चांस क्या पता क्वेश्चन बन जाए। देखो, बोर ने क्या कहा था, बोर ने ये कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक जो ऑर्बिट होती है सभी वो सर्कुलर ऑर्बिट होती है। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा था, इसने बोर मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। इन्होंने बताया था भाई जो ऑर्बिट होगी वो यहाँ पे सर्कुलर नहीं होगी, वो इलिप्टिकल टाइप की ऑर्बिट होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगी। यहाँ पे देखो दो केस है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो ये है। जो ऑर्बिट का फॉर्मूला होगा बी बाय ए यहाँ पे है। बी है यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और ए है यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस। ये किस पे डिपेंड करेगा, के बाय एन पे। यहाँ पे जो के है यहाँ पे वो है, यहाँ पे देख सकते हो जो के है वो एजीमुथल कांस्टेंट, और एन आर है यहाँ पे रेडियल कांस्टेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, एजीमुथल और रेडियल क्वांटम नंबर। हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, बस ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, बी बाय ए इज इक्वल टू के बाय एन। और जो एन है टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो है एन आर प्लस के, रेडियल प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब जो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो तुम, जब ये मतलब क्या क्या कहते हैं हम, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक थीटा और एक आर, एक एजीमुथल कोऑर्डिनेट और एक रेडियल कोऑर्डिनेट। दोनों कांस्टेंट नहीं होते, दोनों में वेरिएशन होता है। जब सर्कुलर ऑर्बिट की हम बात करते हैं, देखो एक सर्कल की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो रेडियल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट होती है, और थीटा है वो लगातार चेंज होता है। लेकिन जब हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, थीटा भी चेंज होता है और रेडियस भी चेंज होती है। ठीक है, तो सोमरफील्ड ने कहा था जो रेडियस होगी वो इलिप्टिकल भी हो सकती है, और जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट का ही एक केस होगा, एक जनरल केस होगा। तो रेडियस के लिए ये हमारे पास में रिलेशन है, बी बाय ए इज इक्वल टू के बाय एन। और यहाँ पे जो के है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, और जो रेडियल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू है 0 1 2 3, और जो टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू है 1 to इन्फिनिटी, 1 to n। ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास में क्वांटम कंडीशन फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है, के बाय एन। के एजीमुथल क्वांटम नंबर है और एन यहाँ पे एन आर प्लस के है। ठीक है, और ये हमारे पास में एक एक्सिस होगी सेमी माइनर एक्सिस, और ये होगी हमारे पास में सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, नहीं सॉरी, ये ऊपर वाली सेमी मेजर एक्सिस होगी, नीचे वाली सेमी माइनर एक्सिस होगी। जब हम n की वैल्यू 1 के लिए बात करेंगे, यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 है तो इसमें देखो n की वैल्यू कब 1 हो सकती है, जब हमारे पास में k की वैल्यू 1 हो और nr की वैल्यू 0 हो। k की वैल्यू 1, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जो सेमी मेजर एक्सिस होगी वो होगी n² बाई जेड ए नोट। यहाँ पे जो z है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो प्रोटॉन नंबर है, जेड की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली 1 होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि तुम छोड़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कोई ऐसे जरूरी नहीं नेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई और एग्ज़ाम हो, जैसे कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, n इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, nr इक्वल टू 0।
ठीक है। जब n इक्वल टू 2 की बात करें तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। जब k की वैल्यू 2 हो सकती है nr 0 हो सकता है, k की वैल्यू 1 हो सकती है nr 1 हो सकता है, क्योंकि जो n है वो k प्लस nr का सम है और ये सभी वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है। तो जो a है फर्स्ट केस में देखो, जब k की वैल्यू 1 है तो a इक्वल टू a नोट, b इक्वल टू a नोट, मतलब ये सर्कल का केस है, सर्कुलर ऑर्बिट होगी। जब n की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू, इसमें दो केस हो सकते हैं। जब k की वैल्यू 2 है तो भी ये सर्कुलर केस है, n2 k2 तो भी ये सर्कुलर केस है, लेकिन n2 और k1 है तो ये इलिप्टिकल केस होगा। मतलब k की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी केस उतना ही ज़्यादा इलिप्टिकल होता जाएगा, ठीक है। जो ऑर्बिट है उतनी ही ज़्यादा इलिप्टिकल होती जाएगी। n इक्वल टू 3 के लिए बात करें, k3 है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। k2 है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, k1 है तो इट इज़ मोर इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो इंक्रीज करती जाएगी, जब k की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे दिस इज द सोमरफील्ड थ्योरी। यहाँ पे देख सकते हो, द ऑर्बिट हैविंग लोएस्ट k, यहाँ पे लिखा है मैंने मोर इलिप्टिकल, इट इज मोर इलिप्टिकल। नंबर ऑफ न्यू एनर्जी लेवल, अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। बोर ने जो एनर्जी लेवल बताए थे वो -13.6 बाय एन स्क्वायर, लेकिन सॉरी, बोर ने जो एनर्जी लेवल बताए थे वही सोमरफील्ड ने एनर्जी लेवल बताए थे। लेकिन ऑर्बिट के बारे में सोमरफील्ड ने बताया जो ऑर्बिट है वो हमेशा सर्कुलर नहीं होगी, वो इलिप्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो सोमरफील्ड ने एक और करेक्शन किया, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऐड किया। सोमरफील्ड ने एक टर्म यहाँ पे ऐड की, रिलेटिविस्टिक करेक्शन। रिलेटिविस्टिक करेक्शन का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, इसकी जो वेलोसिटी है उसको रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कंसीडर किया, बहुत हाई वेलोसिटी कंसीडर किया। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कंसीडर करने के बाद में जो टोटल एनर्जी हमारे पास में निकल के आई हाइड्रोजन एटम की, वो ये आई -r इन्फिनिटी z² बाई h बाई n² 1 प्लस z² α² बाई n 1 बाई k -3/4 है। अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास में है कॉन्सेंट, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी क्या इसको कौन सा कॉन्सेंट कहते हैं, अल्फ़ा को हम फाइन स्ट्रक्चर कॉन्सेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, अल्फ़ा को फाइन स्ट्रक्चर कॉन्सेंट कहते हैं। और n वही हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, k एजुमेथल क्वांटम नंबर है यहाँ पे। अब देखो इसको, जब इसमें दो टर्म है, इस एनर्जी टर्म में दो टर्म है, जब Hc से इस एनर्जी को हम डिवाइड कर देंगे, ये जो Hc टर्म है नीचे ले आएंगे तो ये टर्म वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में E/Hc, वेव नंबर हो जाएगा r इन्फिनिटी z² n² 1 प्लस z² α² 1 बाई k 3 बाई। इसमें देखो दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है r इन्फिनिटी z² बाई n², और एक ये एक्स्ट्रा टर्म है। ये टर्म तो पहले भी थी, जब बोर ने जो टर्म वैल्यू कैलकुलेट की थी वो सेम यही कैलकुलेट की थी। अब रिलेटिविस्टिक, जब सोमरफील्ड ने रिलेटिविस्टिक करेक्शन इसमें ऐड की तो हमारे पास में ये एक्स्ट्रा टर्म बच गई। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, ΔT r इन्फिनिटी z⁴ α² n³ 1 बाई k -3/4 n। यहाँ पे देखो जो एनर्जी है वो एजुमेथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ साथ में एजुमेथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, एक ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें ये पता होना चाहिए जैसे जैसे k की वैल्यू हम कम करते जाएंगे, जो इलिप्टिकल है वो जो ऑर्बिट है इट इज़ मोर इलिप्टिकल, ठीक है, जब k की वैल्यू हम कम करते जाएंगे। तो r इन्फिनिटी इंटू α² की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये देखो r इन्फिनिटी इंटू α² की वैल्यू ये है 5 ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखनी तुम्हें 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में ΔT आ जाएगा, जो टर्म शिफ्ट है 5.84 z⁴ 1 n³ 1 बाई k -3/4 n। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू इट इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। जब इस फॉर्मूला के यूज़ करके हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ करने की कोशिश की, 4n = 1, 4n = 2, 4n = 3, ठीक है। हमने ΔT कैलकुलेट किया सभी के लिए, n = 1 के लिए k = 1, n = 2 के लिए k2 और k1 दो पॉसिबल वैल्यू होगी। ये सब हमने एनर्जी लेवल कैलकुलेट किए। यहाँ पे ट्रांजिशन रूल होगा ΔK = ±1। जो हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी लेवल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें ड्रॉ नहीं करने, यहाँ पे ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे
जब एनर्जी लेवल ड्रॉ किया और हमने ट्रांजिशन रूल लगाया, हमें जो स्पेक्ट्रम मिला, जो लाइंस मिली एक्सपेरिमेंटली, अब यहाँ पे जो लाइंस मिली हमें, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हायर वेव नंबर पे मिली। इसे हम कहेंगे वेव नंबर। ये वेव नंबर है जो डेल्टा टी हम लिख रहे हैं, ये वेव नंबर 1/λ को रिप्रेजेंट करता है। तो हायर वेव लेंथ पे हमें, हायर वेव नंबर पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली और लोअर वेव लेंथ पे हमें इंटेंसिटी की वैल्यू कम मिली। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो स्पेक्ट्रम था, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्मॉल वेव नंबर साइड। जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था वो स्मॉल वेव, एक्सपेरिमेंटल क्या था, एक्सपेरिमेंटली यदि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को जब देखा था, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था वो लोअर वेव नंबर साइड था, ये लोअर वेव नंबर साइड है, और जो वीक कंपोनेंट थे वो हायर वेव नंबर साइड थे एक्सपेरिमेंटली। लेकिन सोमरफील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो हायर वेव नंबर साइड पे है और जिसकी इंटेंसिटी कम है वो लोअर वेव नंबर साइड पे है। तो ये रिजल्ट है हमारे, करेक्ट रिजल्ट नहीं है। मतलब सोमरफील्ड थ्योरी है वो हाइड्रोजन एटम को कम्प्लीटली, कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, वो जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल भी हो सकती है, लेकिन कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सोमरफील्ड थ्योरी। इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सोमरफील्ड थ्योरी जितनी हमारी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या फाइन स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम की, वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है। स्पिन को तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन की तो सोमरफील्ड ने यहाँ पे बात ही नहीं की, ठीक है, सिर्फ रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म ऐड की सोमरफील्ड ने, और इलिप्टिकल जो केस है, इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें करेक्शन किया, और इसके बेसिस पे जो फाइनल स्पेक्ट्रम निकला वो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से मैच नहीं कर रहा। तो ये अनसक्सेसफुल थ्योरी है, लेकिन पढ़ते हैं हम इसको, कंप्लीटली हाइड्रोजन एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन और है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने, इनको भी तुम्हें याद रखना है। रिलेशन बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा एंड वेलोसिटी, ये एक रिलेशन होगा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, v = अल्फा से, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता है e²/4πε0 h से, अल्फा की वैल्यू भी याद रखनी। और वेलोसिटी हमने पहले ही कैलकुलेट की थी बोर मॉडल से, क्योंकि मैंने कहा था तुम रेडियस का फॉर्मूला याद रख लेना, रेडियस के फॉर्मूले से तुम एंगुलर मोमेंटम जो है L = n/mv/rn, यहाँ से तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो यदि तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला पता है। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और अल्फा में ये रिलेशन है, v = अल्फा से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, याद रखना इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन, मैग्नेटिक डाइपोल एंड वेक्टर एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शेल को, KLMN जो शेल है उसको यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। और जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है L, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। एक शेल के साथ में बहुत सारे सब शेल होंगे, मान लो ये प्रोटॉन है, इसके चारों ओर ये शेल है हमारे पास में बहुत सारे, KLMN, ऐसे बहुत सारे शेल होंगे, एक शेल के साथ में बहुत सारे सब शेल होंगे, इसे हम कहते हैं SPD, ये सब शेल होते हैं SPD, ठीक है। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो L की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है, ठीक है। यदि n = 1 की बात करें तो L = 0, मतलब S सब शेल, एक ही सब शेल होगा उस शेल का, मतलब K शेल का एक ही सब शेल होगा। n = 2 की बात करें, इसका मतलब हम L शेल की बात कर रहे हैं, और L शेल के हमारे पास में 2 सब शेल होंगे, S एंड P। ऐसे ही n = 3 की बात करेंगे तो L = 0, 1, 2, 3 सब शेल होंगे हमारे पास, S, P एंड D, ये सब शेल होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा पता होना चाहिए तुम्हें। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यदि Z कंपोनेंट की हम बात करें, यदि L है हमारे पास में, तो जो ml की वैल्यू होगी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो होगी -L2 + L, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ होगी। L = 2 के लिए हमारे पास ml की जो वैल्यू होगी वो होगी -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और जब हम फीलिंग करते हैं शेल की तो ये ऑर्डर होगा। इसको याद करने का तरीका ये है, 1s, 2s, 3s, 4s, ऐसे बना लो पहले, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 2s के बाद 2p से स्टार्ट कर दो, 2p, 3p, 4p, 5p, फिर 3p से 3d स्टार्ट कर दो, 3d, 4d, 5d, फिर यहाँ से
जैसे 2s से 2p स्टार्ट किया, 3p से 3d स्टार्ट किया, 4d से तुम क्या स्टार्ट करोगे, यहाँ पे देखो 4d के बाद में क्या आता है, d के बाद में s p d f, यहाँ से f से स्टार्ट कर दो, 4f 5f, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। फिर इस टाइप से हम इनको पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s फिल करेंगे, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर यहाँ पे 4d 5p, फिर 4f आ जाएगा यहाँ पे 4f 5d। इस टाइप से इसको फिल करेंगे, ये ऑर्डर होगा यहाँ पे फिल करने का। तो ये ऑर्डर याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। इस टाइप से याद रख सकते हो। जो शेल है उनको, सब शेल है उनको कैसे फिल करेंगे, तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास में, ठीक है। और ये देखो नेक्स्ट, जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है n+l पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करता एनर्जी लेवल, n+l पे डिपेंड करता है। ये वेक्टर मॉडल से आता है हाइड्रोजन एटम के। जैसे हाइड्रोजन एटम में तो हम देखते हैं सिर्फ वो n पे डिपेंड करता है एनर्जी लेवल, n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, एनर्जी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो डिपेंड करता है n+l की वैल्यू पे। यदि n+l की वैल्यू सेम है फॉर 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल के लिए n+l की वैल्यू सेम है, तो हम देखेंगे कौन से लेवल की एनर्जी हाई है। तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाई एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाई एनर्जी लेवल होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें 3d की बात करें और 4s की बात करें, 3d और 4s, इसमें n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, 3 + 2 5, ठीक है। 4p की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 4p, 3d और 4p की बात करें तो n की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है, सॉरी d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, 0 1 2, तो ये आएगा 5। 4p के लिए n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1, तो 5। देखो n+n की वैल्यू सेम है, लेकिन इनमें से हायर एनर्जी किसकी होगी, 4p की, क्योंकि वो फिर n डिसाइड करेगा n किसका ज़्यादा है, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, जो 3f है वो इट डज नॉट एग्जिस्ट। 3f क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 3 और l की वैल्यू हमें पता है, जो l की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो n-1 हो सकती है, मतलब l की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, s p d f, 0 1 2 3, f की वैल्यू होती है 3, ठीक है। तो लेकिन l की मैक्सिमम वैल्यू टू पॉसिबल, यहाँ पे तो 3f पॉसिबल नहीं हो सकता, हाँ 4f पॉसिबल हो सकता है यहाँ, ठीक है। जो 4f की बात करेंगे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि s के लिए जो फिलिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 आ सकते हैं, p के लिए 6 आ सकते हैं। ये जनरल पॉइंट है जो तुम्हें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। कई बार ये हमें याद नहीं रहती है चीज़ें, इसलिए मैंने लिखे हैं 14 18, g के लिए 18, h के लिए 22, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल होंगे हमारे पास में 2n²। यदि n की वैल्यू एक पर्टिकुलर शेल के लिए हमें एक वैल्यू n दी है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × l = 0 to n-1 समीशन 2l, मतलब जो ml की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इन सभी का समीशन करेंगे, 2l + 1 वैल्यूज़ होगी ml की, ठीक है। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक अप स्पिन हो सकती है, एक डाउन स्पिन हो सकती है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2n², ठीक है। एक पर्टिकुलर शेल में मान लो n = 1 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n = 2 की बात करें तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, n = 3 की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस टाइप से, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 8 हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट n = 1, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो होंगे 2, जब हम सब शेल की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर ए लेवल n जो डीजनरेसी होगी, किसी लेवल n के लिए जो डीजनरेसी होगी हमारे पास में वो n² होगी। डीजनरेसी मतलब एक टाइप से फिलिंग होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं किसी एक लेवल में। यदि आप स्पिन और डाउन स्पिन की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। इफ स्पिन इज कंसिडर्ड तो 2n² डीजनरेसी हो जाएगी। इन फाइन स्ट्रक्चर डीजनरेसी इज रिमूव्ड। यदि हम फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, डीजनरेसी नहीं रहती है लेवल्स में। एक्चुअल में जो लेवल है वो ऑलरेडी स्प्लिटेड है,
एल और एस इंट्रैक्शन की वजह से, ये तुमने मेरे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। एल डॉट एस इंट्रैक्शन की वजह से जो लेवल्स है वो डीजनरेट नहीं है, वो नॉन डीजनरेट लेवल है। और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसके बाद में लेवल है वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे हम जीमान इफेक्ट या अनोमलस जीमान इफेक्ट ये सब कहते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। 4 क्वांटम नंबर का मतलब एन एल एम एल एम एस। ये जो 4 क्वांटम नंबर है इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो हमारे पास में एक एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट में ये प्रोटॉन है, एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप स्पिन होगा एक डाउन स्पिन होगा। एन की वैल्यू सेम होगी, एल की वैल्यू सेम होगी, एम एल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन एम एस की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब ये जो क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर है, उनकी जो वैल्यू है ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एन एल एम एल एम एस। एम एस की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर हो, एन की वैल्यू भी सेम हो, एल की वैल्यू भी सेम हो, एम एल की वैल्यू भी सेम हो, लेकिन एम एस की वैल्यू में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। चारों के चारों क्वांटम नंबर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते, चाहे वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर क्यों ना हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें थोड़े से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक ये चार्ज पार्टिकल है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं इट इज़ ए करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप है, तो हमें पता है किसी करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कह देंगे डायरेक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है -GL म्यू बी बाई एच कट इंटू एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से है, तो माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जो GL है उसकी वैल्यू 1 होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। यदि हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसमें GL की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो म्यू बी है, ये फॉर्मूला तुम याद रखना, जो म्यू बी है वो यहाँ पे बोर मैग्नेटोन है, ठीक है। तो म्यू एल होगा यहाँ पे हमारे पास में GL। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, म्यू बी बाई एच कट एल वैक्टर, जो एल वैक्टर है यहाँ पे वो हमारे पास में रूट एल एल प्लस 1 एच कट, क्वांटम मैकेनिक्स से एच कट से एच कट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ये मैग्नेटिक मोमेंट का फाइनल मैग्नीट्यूड होगा। GL की यहाँ पे वैल्यू वो 1 होगी, ठीक है। GL की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा म्यू बी रूट एल एल प्लस 1। अब L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यदि L की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, L की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √2 म्यू बी। L की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √6 म्यू बी, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये म्यू बी यहाँ पे बोर मैग्नेटोन है, EH कट बाई 2m, यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मास है और इसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखना थोड़ा सा। और जो म्यू एल बाई एल का रेशो, यदि हम L को नीचे ले आएँ इस फॉर्मूले में, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें L को नीचे ले आएँ, म्यू एल बाई एल का रेशियो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिट के साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसे हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कह देते हैं। म्यू एल बाई एल का जो रेशियो होगा वो होगा म्यू बी बाई एच कट। म्यू बी हमारे पास में EH कट बाई 2m अपॉन एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, E बाई 2m। इट इज़ जायरो मैग्नेटिक रेशियो, E बाई 2m, ठीक है। ये जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो है वो ऑर्बिट के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो तुम्हें क्या याद रखना है? एक ये फॉर्मूला बस मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नेटिक। वहाँ पे जब एग्जाम में बैठते तो हमें ये फार्मूला ही याद नहीं आ रहे होते, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है क्या एक्चुअल में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बेसिक फार्मूला भी तुम्हें पता होता तो भी डायरेक्ट तुम क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हो, वो हो जाते हैं अपने आप। अब बात करते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी की। लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है? जब इस एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो जो एटम है वो प्रीसिस करेगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है और ये मान लो एटम है जिसका एंगुलर मोमेंटम L है, ठीक है। और जो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे L और B आपस में इंटरेक्ट करेंगे,
एल और बी इंटरेक्ट करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है इट विल प्रीसिस अराउंड द बी, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रीसिस करेगा तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम कहेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो एटम है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके प्रीसिस करने की क्या फ्रीक्वेंसी, प्रीसिस करेगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी GL/EB/2m। ये याद रखना है, यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है, GL की वैल्यू 1 है तो इसको हम EB/2m भी लिख सकते हैं। और इस लार्मर फ्रीक्वेंसी को हम मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में लार्मर फ्रीक्वेंसी μL/L × B। एक ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, एक ये याद रखना है तुम्हें EB/2m। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट यूज हो जाता है कैलकुलेशन में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा और वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, EB/2m और μL/L × B। लार्मर फ्रीक्वेंसी आई थिंक तुम्हें क्लियर होगी क्या है, ये बाकी लेक्चर में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है लार्मर फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन की। ये जो PDF फाइल है वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कंप्लीट PDF फाइल, कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स के हम रिवीजन करूँगा और कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स के तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स है ये मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब है जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रखते हैं हम तो जो प्रिसीजन है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ है प्रेसिस करने की, मतलब किस किस एंगल पे वो पॉसिबली प्रेसिस कर सकता है। ठीक है, वो जो स्पेस है वो क्वांटाइज होगा। ऐसे नहीं है हर एक थीटा की जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्योंकि क्वांटाइजेशन यहाँ पे है, क्वांटाइजेशन का मतलब कुछ डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल होगी। और कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, क्योंकि हमें पता है जो L का Z कंपोनेंट है LZ, L cos थीटा है, cos थीटा क्या होगा LZ/L, LZ हमें पता है क्या है ML H कट, और L क्या है हमारे पास में √L L+1 H कट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में पॉसिबल थीटा की वैल्यू होगी ML/√L L+1। अब L की मान लो वैल्यू हमारे पास में 2 है तो ML की वैल्यू कितनी होगी -2 -1 0 1 2। तो ये पॉसिबल थीटा की वैल्यू L की जगह 2 पुट करेंगे, ML की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये ML की वैल्यू है हमारे पास में 2H कट। ठीक है, ये ML की वैल्यू है 2H कट, H कट फिर 0 -H कट -2H कट। ठीक है, मतलब जो Z कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का वो है ML H कट। तो इसकी पॉसिबल ये LZ है, Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 2H कट हो सकती है, H कट हो सकती है, 0 हो सकती है, -H कट -2H। मतलब थीटा की वैल्यू 35 हो सकती है, 65 हो सकती है, 114 हो सकती है और 145 हो सकती है। ऐसे नहीं है भाई 34 ले ली, 33 ले ली, 50 ले ली, सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, कुछ यही वैल्यू पॉसिबल होगी। इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस का क्वांटाइजेशन है। अब ऐसा नहीं है भाई जो एंगुलर मोमेंटम है वो हर एक ओरिएंटेशन ले सकता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कुछ ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही वो गेन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन की। इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर किया गया बाद में। ठीक है, बोर ने कंसिडर नहीं किया था इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पिन है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर सकता है, अपनी एक्सिस के अबाउट ही 2 पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, अप स्पिन और डाउन स्पिन। जैसे ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगी, एक अप स्पिन कहेंगे, एक डाउन स्पिन कहेंगे। इसके पास में एक स्पिन है, स्पिन होने का मतलब इसके पास में एक एंगुलर मोमेंटम है जिसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसके पास, इसका मतलब है इसके पास में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है। एंगुलर मोमेंटम है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इफ एनी सिस्टम हैव एंगुलर मोमेंटम उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। -GS EH कट/2m, ये μB है, ये एग्जैक्ट ये सेम फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला वही है सेम, बस μL की जगह μS आ जाएगा, GL की जगह GS आ जाएगा, μB S/H, L की जगह S आ जाएगा बाई H कट। μB सेम ही है, बोर मैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे GS की वैल्यू 2 होगी,
GS की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। यदि हम Z कंपोनेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट का Z कंपोनेंट की बात करें, म्यू एस जेड माइनस 2 म्यू बी, S की जगह SZ आ जाएगा, और SZ हमें पता है MS H कट, क्वांटम मैकेनिक्स से MS H कट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में जो Z कंपोनेंट होगा स्पिन का इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का, वो प्लस माइनस म्यू बी होगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेट वगैरह में, या डायरेक्ट स्मॉल क्वेश्चन गेट में ऐसा क्वेश्चन बना भी हुआ है पहले, प्लस माइनस म्यू बी जो Z कंपोनेंट होगा। ठीक है, बाकी तुम टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। S की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, जो S है वो है हमारे पास में S+1, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है S की वैल्यू हाफ है, तो ये S आएगा हमारे पास में 3/4 H कट या √3/2 H कट। S की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, GS की वैल्यू 2 पुट करोगे तो म्यू एस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू बी, माइनस साइन मतलब क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करनी, √3/2 और क्या है H कट, नीचे भी एक H कट है, H कट से H कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू बी √3। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू होगी म्यू एस की, म्यू बी इंटू √3। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा हमारे पास में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, अब देखो, अब हमने सब कुछ कंसीडर कर लिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंसीडर कर लिया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कंसीडर कर लिया। जो एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो होगा हमारे पास में J L + S, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। J की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी L - S2। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें L - S2 L + S। सेम उसी टाइप से J को भी हम लिख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका Z कंपोनेंट लिख सकते हैं। सेम उसी टाइप से MJ की वैल्यू होगी, ये तुम्हें पता है सब कुछ, ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो cos L.S होगा, यहाँ पे जो L और S के बीच का जो एंगल है, L और S के बीच का जो एंगल है cos L.S, क्योंकि J होगा हमारे पास में L + S, जब J² करोगे L² + S² + 2L.S, और L.S L.S क्या आएगा हमारे पास में J² - L² - S²/2। ठीक है, ये L.S को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, L का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, cos L.S, तो ये आ जाएगा J² - L² - S²/2। J का मैग्नीट्यूड, सॉरी L का मैग्नीट्यूड और S का मैग्नीट्यूड वही लिखा है। J² को हम लिख देंगे J, क्योंकि J होता है हमारे पास में √J+1 H कट। ठीक है, तो H कट से H कट तो नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, J+1 √LL+1 माइनस √SS+1, नीचे आ जाएगा 2 √LL+1 √SS+1, क्योंकि L का मैग्नीट्यूड है ये, S का मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में जो थीटा है L और S के बीच में, वो थीटा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो वेक्टर मॉडल है, इस वेक्टर मॉडल में इसका मतलब है जो L और S है वो J के अबाउट प्रीसिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सम है। ठीक है, क्योंकि S को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस वेक्टर को, तो ये आएगा J = L + S। मान लो S को हम यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा S वेक्टर है, ये L वेक्टर है, J और L और S को ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो टोटल आएगा वेक्टर मॉडल L + S। ठीक है, मतलब जो J के अबाउट L और S है आपस में वो रोटेट कर रहे हैं। जो प्रिसीजन है, जो L और S के बीच में एंगल थीटा है, वो डिपेंड करेगा J की वैल्यू पर भी, J की क्या वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये जो वेक्टर मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो एक्चुअल में लेवल है हाइड्रोजन एटम में उनको एक्सप्लेन कर पाया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन इसमें हमें न्यूक्लियर की स्पिन को भी ऐड करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम। जीमान इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होगी किसी भी एटम के लिए वो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 2s+1 xg। x यहाँ पे सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, SPD कौन सा सब शेल है, 2s+1 यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शेल के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में है वेक्टर मॉडल। अब हम बात करें यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन स्पिन का, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर मॉडल या इलेक्ट्रॉन स्पिन हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होती है,
इसे हम कहते हैं स्टेर्नर-गेरलैक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टेर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट। जो स्टेर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट है वो सिल्वर एटम पे किया गया, न्यूट्रल सिल्वर एटम पे। न्यूट्रल क्यों यूज़ किए गए वो मैं भी तुम्हें बताता हूँ। न्यूट्रल सिल्वर एटम पे किया गया, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रखा गया वो होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड रखा गया। जब पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखा गया न्यूट्रल एटम में। ठीक है, ट्रांसफर डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय एटम, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में सब चीज़ें बताई, लेकिन जो तुम्हें याद रखना है वो एक तो ये पॉइंट याद रखना है, न्यूट्रल सिल्वर एटम थे, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड था, जो डिफ्लेक्शन था उसका फॉर्मूला JJ डेल बी जेड बाई डेल जेड, मतलब नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, म्यू बी बोर मैग्नेटॉन d² 8kBt, टी टेम्परेचर है यहाँ पे, kb बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, डी यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाथ है, कितना लेंथ ट्रैवल किया, जो हमारी बीम आ रही है न्यूट्रल एटम की बीम आ रही है उसमें कितनी लेंथ ट्रैवल की। यहाँ पे एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, यदि जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो इनके लिए जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होगी वो 1s 0 होगी। इसका मतलब इनके लिए J की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 है, इसका मतलब Mj की वैल्यू भी 0 है, Mj की वैल्यू 0 है तो इनके लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही Sn और Pd की बात करें, इनके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है वो 3p0 है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हम फाइंड कर सकते हैं उसका नंबर, एटॉमिक नंबर से। ठीक है, हम फिल करके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 3p0 है, 3p0 का मतलब है J की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0 मतलब Mj 0, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन 0 का, मतलब इन एटम के लिए डिफ्लेक्शन 0 का। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है भाई, नॉन होमोजीनियस फील्ड क्यों ले रहे हैं? यदि हम फील्ड होमोजीनियस लेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ टर्निंग इफेक्ट होगा। यदि होमोजीनियस फील्ड में जो डाइपोल है वो सिर्फ रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी एक वेक्टर को रखोगे, किसी भी एक डाइपोल को रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे, वो सिर्फ टर्न करेगा, वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम नॉन होमोजीनियस फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यदि हम न्यूट्रल एटम ना कंसिडर करके आयनिक एटम कंसिडर करें तो क्या प्रॉब्लम होगी? आयनिक एटम ने लॉरेंज फोर्स लगने लग जाएगा। आयनिक एटम को कंसिडर करेंगे तो उसके पास में चार्ज होगा, चार्ज होने की वजह से वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स लगने लग जाएगी, लॉरेंज फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें 2 टाइप की डिफ्लेक्शन आ जाएगी, तो हमें पता नहीं होगा भाई एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन कौन सी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आयनिक एटम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिल्वर एटम, न्यूट्रल एटम यूज़ करेंगे। और वैलिडिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या वैलिडिटी है इस एक्सपेरिमेंट की, कब वैलिड होगा? इट इज़ नॉट वैलिड फॉर दोज एटम विच रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए ड्यूरेशन शॉर्टर देन दिस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम्हें पता है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा टी एच कट, डेल्टा टी यहाँ पे एच कट बाई डेल्टा ई, डेल्टा ई है यहाँ पे म्यू इंटू बी जेड, जो एनर्जी लेवल है म्यू इंटू बी जेड, क्योंकि 2 एनर्जी लेवल होंगे ना यहाँ पे, एक प्लस म्यू बी जेड, एक म्यू बी जेड और एक माइनस म्यू बी जेड। तो जो एनर्जी है यहाँ पे, जो हमारा टाइम है वो कितना होना चाहिए? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ग्रेटर देन होता है, एच कट से ग्रेटर देन, मतलब टाइम इससे ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ वैलिड ओनली व्हेन द एटम रिमेन इन द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन दिस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम रहना चाहिए। इससे कम ड्यूरेशन के लिए वो रहता है तो वो स्टेर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस कंडीशन को याद रखना, डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई म्यू बी जेड। यहाँ पे म्यू यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन को रिप्रेजेंट करता है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, या म्यू बी इंटू बी लिख सकते हो तुम, म्यू बी इंटू बी जेड लिख सकते हो। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में स्टेर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं मैंने यहाँ पे, देखो जो J की वैल्यू होती है वो L प्लस एस, तो L की वैल्यू क्या होगी? J माइनस एस, होल स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर J स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2J डॉट एस। तो यहाँ से हम J डॉट एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में J डॉट एक्स पूछ लिया जाता है, J डॉट एस क्या होगा, और कुछ वैल्यूज़ दी होती है तुम्हें, तो हम फाइंड नहीं कर पाते, तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। और कई बार J डॉट एल भी पूछ लेंगे वो तुमसे, J डॉट एल भी इसी टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो J डॉट एस फाइंड करने के लिए J और S इधर होना चाहिए, J है L प्लस एस। यदि हमें वो पूछ ले भाई J डॉट एल क्या होगा, तो S को इधर रख लो,
जे माइनस एल कर दो तो एस स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 जे डॉट एल। तो जे डॉट एल क्या आ जाएगा हमारे पास में, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो जे डॉट एल आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 2। इस टाइप से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसलिए मैं तुम्हें ये पॉइंट बता रहा हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये मैंने बता ही दिया, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो √3 म्यू भी होगा, पहले डिस्कस कर लिया हमने, ये यहाँ से निकाल दिया हमने। जी एस की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू को हमने हाफ पुट किया, ये √3/2 आएगा, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 म्यू। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेन गेरलाक एक्सपेरिमेंट तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट सीरीज, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम फाइन स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे और जीमान इफेक्ट वगैरह उसके शॉर्ट नोट है वो डिस्कस करेंगे। जीमान इफेक्ट, फाइन स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट कर देंगे हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में। और हाइपरफाइन, यहाँ पे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके।